गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम हितेश कुमार है और आज अपना मेरे यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस पे एक नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। इससे पहले मैंने क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर एक लेक्चर बनाया था जिसका नाम था लिविंग वर्ल्ड। हमारे एनसीईआरटी का क्लास 11th का पहला जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, उसको हमने बताया। और आज हम एक नए चैप्टर के साथ जो है बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में एक अनोखा चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड से ये चैप्टर बिल्कुल अलग है। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि किस टाइप से नेचर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम, उनके साइंटिफिक नेम, बायनोमियल सिस्टम क्या होता है, ट्राइनोमियल सिस्टम क्या होता है, पॉलिनोमियल सिस्टम्स क्या होता है, उनके बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यू नो वेरी वेल, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी के अंदर जो एक ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। हमारी बॉडी सेल से बनती है, सेल और उसके पार्ट से बनती है। अगर हम सेल की शुरुआत करें तो देखो इधर, हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल पाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल होती है वो अलग अलग टाइप की सेल है। सेल हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनाती है। जैसे ये सेल है, ये सेल बॉडी के अंदर जब आपस में जुड़ेगी तो बनाएगी टिश्यू। फिर ये जो एक टिश्यू है, ये टिश्यू आपस में जब जुड़ेगा, बहुत सारे टिश्यू आपस में जब जुड़ते हैं तब टिश्यू से बनता है ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तब बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की शुरुआत एक छोटी सी सेल से होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप से एक सेल मिलकर के ऑर्गन बनाएगी, एक टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाएगी और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी हम शुरुआत जो है यहाँ से करते हैं। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है जनरल इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम सेल का जनरल इंट्रोडक्शन बताएंगे कि सेल के अंदर डिस्कवरी किसने की, सेल की थ्योरी क्या होती है, अलग अलग टाइप की सेल बॉडी में होती है, कैसी दिखती है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेल की अगर बात करें तो सेल के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्कवरी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट जो सेल के अंदर पूछा जाता है वो है सेल की डिस्कवरी। एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक was the first scientist who proposed about the cell, who discovered the cell। इन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहली सेल बताई थी। और इन्होंने जो सेल बताई थी वो एक प्लांट से ली थी जिसका नाम था क्वारकस सुबेर। क्वारकस सुबेर नाम का एक प्लांट था जिसको ओक ट्री कहते हैं। इस ओक ट्री के अंदर जो कॉर्क सेल होती है, जो एक डेड सेल होती है, उस कॉर्क सेल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था दुनिया के सामने। उन्होंने कहा कि ये एक सेल है, एक कॉर्क सेल है, और ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर इस टाइप से स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, हनी कॉम टाइप स्ट्रक्चर्स उनको देखने को मिली थी। तो उन्होंने इसको एक सेल नाम दिया था। उन्होंने इस सेल को स्टार्टिंग में सेलुला कहा, स्टार्टिंग में उस सेल का नाम क्या दिया था, सेलुला। बट आगे जो जितने भी डिस्कवरी हुई, उस डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जिस कॉर्क सेल के अंदर जो डिस्कवरी की थी, जिस कॉर्क के अंदर जो सेल की डिस्कवरी की थी, वो एक्चुअल में सेल नहीं थी, वो सेल वॉल थी। शुरुआत में ये कहा गया कि रॉबर्ट हुक ने ये कहा कि ये एक सेल है जिसको मैंने डिस्कवर किया है। इन्होंने इस सेल का जिक्र अपनी एक बुक के अंदर भी किया था और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक थी, उसके अंदर
उस बुक के अंदर उन्होंने इस पूरा सेल का जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन किया था कि सेल क्या होती है, सेल के बारे में जितनी भी बातें हैं वो रॉबर्ट हुक ने बताई थी। तो सेल की शुरुआत होती है रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक, जिनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। जिस प्लांट से डिस्कवरी थी, क्वार्कस सुबेर। जिस प्लांट के अंदर जिस सेल को उन्होंने देखा था वो थी कॉर्क सेल। उन्होंने शुरुआत में इस सेल को क्या नाम दिया था, सेल्यूलर नाम दिया था। और बाद में धीरे धीरे जब दूसरे साइंटिस्ट आए जैसे ल्यूवेनहॉक वगैरह, उन्होंने बताया कि ये जो रॉबर्ट हुक ने जो चीज़ डिस्कवर की है वो सेल नहीं थी, वो एक्चुअल में सेल वॉल थी। और बाद में जो है इसको फिर सेल वॉल मान लिया गया। स्टार्टिंग में रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग इट वाज कंसिडर्ड एज अ सेल। माइक्रोग्राफिया एक बुक थी जिसके बारे में, जिसके अंदर इन्होंने ये सारी कहानी लिखी थी। सबसे पहला माइक्रोस्कोप जैकेरियस जेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। जैकेरियस जेनसन एक साइंटिस्ट थे। इस बंदे ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है बिल्ड किया था, बिल्ट फर्स्ट माइक्रोस्कोप। बिल्ट फर्स्ट माइक्रोस्कोप। लेकिन इस माइक्रोस्कोप बनाने के बाद में रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी के लिए अपना खुद का जो है माइक्रोस्कोप बनाया था। ओवन इन्वेंटेड जो है माइक्रोस्कोप था, उसके थ्रू इन्होंने इस सेल को देखा था। ये सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात थी जो यहाँ देखने को मिलती है। ये अपना सबसे पहला पॉइंट हो गया सेल का जो ओवरव्यू के हिसाब से, कि सेल के अंदर आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। वो जो सेल जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो कौन से प्लांट में हुई थी, उसको रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक में डिस्क्राइब किया था, और उस बुक का साइंटिफिक, उस बुक जो है उसके अंदर उस बुक का नाम क्या था। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में अपने को पूछी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बढ़ते हैं तो आगे एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को और अलग तरीके से डिस्कवर किया। इन्होंने 1674 के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने जब सेल की डिस्कवरी की तो वो सेल रॉबर्ट हुक की सेल से थोड़ी सी अलग थी। तो ल्यूवेनहॉक को ऐसा लगा कि जो सेल की डिस्कवरी कर रहा हूँ, मैंने जो सेल डिस्कवर की है वो कुछ इस टाइप की है, जबकि रॉबर्ट हुक की सेल कुछ इस टाइप से लग रही थी, हनीकॉम्ब की तरह लग रही थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से एक्चुअल सेल कौन सी है? जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है क्या वो वास्तविक सेल है, या जो मैंने सेल की डिस्कवरी की है क्या वो ट्रू सेल है? इन दोनों में एक्चुअल सेल कौन सी है, इसको पहले कंफ्यूजन था। लेकिन समय के साथ पता चला कि इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की है वो एक्चुअल में सेल है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की वो सेल नहीं थी, वो एक डेड प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ एक भाग था जिसको सेल वॉल माना गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने फाइनली, या हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। तो बाद में ये कंफ्यूजन नहीं रह जाए, अगर ऐसा कह दिया जाए कि ल्यूवेनहॉक ने सेल की डिस्कवरी की और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी नहीं की, तो ये तो बहुत दिक्कत आ जाए, क्योंकि सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था और उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था। और ल्यूवेनहॉक से 5-10 साल पहले की बात है जब रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक में भी ये सब चीज़ें लिख ली थी। अब ऐसी स्थिति में हम ये तो नहीं कह सकते कि उस बंदे ने, यानी रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी नहीं की, रॉबर्ट हुक गलत था, ऐसा कोई स्टेटमेंट हम कह नहीं सकते। इसलिए फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी या डेड सेल की डिस्कवरी की, और ल्यूवेनहॉक ने जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो फाइनली ये कहा गया कि दो साइंटिस्ट थे, एक तो रॉबर्ट हुक और एक ल्यूवेनहॉक। दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की स्टडी की। ये बात उस समय फिर कही गई दोनों के रूप में, यानी स्टार्टिंग में जो भी कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को मिटाते हुए फाइनली ये बात एकदम क्लियर हो गई कि किसने क्या डिस्कवरी की सेल की। ठीक है, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी जो की थी वो कौन सी थी, लिविंग सेल,
और रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी डेड सेल। एक्चुअल में वो सेल नहीं थी, वो सेल वॉल थी, लेकिन बाद में ये कहना भी उचित नहीं रहेगा कि रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की ही नहीं, रॉबर्ट हुक तो गलत था। तो ये सब चीजें जो है वो बाद में कहना उचित नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो है बाद में ये कहा गया कि अब बात आती है कि लिविंग सेल कौन कौन सी थी जिसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया। तो लिविंग सेल जैसे कि आरबीसी, लिविंग सेल जैसे कि सिव ट्यूब, लिविंग सेल जैसे कि डिवाइडिंग सेल, लिविंग सेल जैसे कि स्पर्म सेल, एग सेल, इन सेल के बारे में ल्यूवेनहॉक ने बताया। तो सबसे पहला चैप्टर का जो स्टार्टिंग होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो सेल की डिस्कवरी से होता है। दो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया वो ये थे, एक तो रॉबर्ट हुक और एक ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने इसके बारे में ये सब चीजें बताई थी। अब चैप्टर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास टॉपिक आता है सेल की थ्योरी का। सेल की थ्योरी का चैप्टर आता है सेल थ्योरी। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी का मतलब होता है समथिंग सेइंग अबाउट द सेल, समथिंग सेइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट टू मैटर्स। अगर आप किसी चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई हाइपोथेसिस उसके बारे में कुछ भी बता रहे हो, तो उसको हम थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी का मतलब सेल के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या बातें बताई। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की थ्योरी के बारे में बताया था। यहाँ पर सबसे पहला जो साइंटिस्ट जो आए, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम था स्लाइडेन। सबसे पहले हम स्लाइडेन के बारे में बताएंगे कि स्लाइडेन ने सेल की थ्योरी के बारे में क्या बताया। फिर मैं आपको बताऊंगा एक साइंटिस्ट है श्वान, इन्होंने सेल की थ्योरी के बारे में बताया। फिर एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने सेल की थ्योरी को लेकर के क्या बात बताई। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि नेगेली नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने सेल की थ्योरी को लेकर के क्या बात बताई। सेल की थ्योरी को लेकर के चार इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने, और इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जो इन सब से पहले आए, इनका नाम था डुट्रोचेट। डुट्रोचेट, ये पांच ऐसे साइंटिस्ट थे जो कहीं ना कहीं सेल की थ्योरी से जुड़े हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं सेल की थ्योरी से जो है कनेक्शन। अब इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे डुट्रोचेट, इन्होंने सेल थ्योरी दी नहीं थी, इन्होंने सिर्फ सेल थ्योरी का आइडिया दिया था कि सेल अपने आप में एक बड़ी चीज है और इसको जो है हम इसके बारे में हमें दुनिया को कुछ बताना चाहिए। उसके बारे में अगर हम किताब लिख रहे हैं तो कुछ स्टेटमेंट देने चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो सेल के ऊपर फिट होती है, जिसके अंदर सेल के सारे नियम कायदे कानून जो है लागू होते हैं, वो हमें कहने चाहिए। ये आइडिया सबसे पहले किसने बताया था? डुट्रोचेट। फिर आए स्लाइडेन। स्लाइडेन ने 1938 के अंदर ये बताया कि सेल हमेशा डबल लाइफ सर्वाइव करती है। डबल लाइफ का मतलब होता है कि सेल दो फॉर्म में रहती है, एक तो सेल के फॉर्म में और एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। सेल के फॉर्म में का मतलब कई ऐसी सेल है जो अपने आप में एक सेल का ही काम करती है, जैसे बॉडी की एपिथेलियल सेल, बॉडी के अंदर नर्व सेल, बॉडी के अंदर एग सेल, स्पर्म सेल, ये जितनी भी सेल है, जैसे बॉडी की जितनी भी सेल्स है, वो सारी सेल जो है वो एक डबल लाइफ, वो एक जो है सेल के फॉर्म में है। लेकिन धरती पर कई ऐसी सेल भी है जो अपने आप में सेल होने के साथ एक ऑर्गेनिज्म का भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया यूं देखा जाए तो एक सेल है जिसको हम बैक्टीरियल सेल कहते हैं, जीवाणु कोशिका कहते हैं। पर यूं अपने आप में देखा जाए तो बैक्टीरिया इज नॉट अ सेल, इट इज इटसेल्फ एज ए ऑर्गेनिज्म। ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, अपने आप में एक जीव है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल लाइफ। ये जो कहानी है इसको हम कहते हैं डबल लाइफ। तो सेल की जो है अपनी लाइफ होती है उसको हम कहते हैं डबल लाइफ, ठीक है। और ये डबल लाइफ की थ्योरी जो है वो सबसे पहले किसने बताई थी? वो बताई थी स्लाइडेन ने। तो स्लाइडेन ने क्या बताया कि सेल के अंदर डबल लाइफ होती है, और इस डबल लाइफ के बारे में जो है ये कहानी जो है वो स्लाइडेन ने सबसे पहले बताई। अब स्लाइडेन के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्वान। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्वान। स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, जैसे स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, वैसे स्वान एक जूलॉजिस्ट थे।
इन्होंने एक साल बाद 1939 के अंदर ये बताया कि सेल नेचर में दो तरह की होती है, एक तो होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। एक तो होती है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इन्होंने सेल को कैसे डिफरेंशिएट किया कि सेल दो तरह की होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। इन्होंने सेल को डिफरेंशिएट किया सेल वॉल के आधार पर। किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार पर, कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। तो इन्होंने सेल वॉल के आधार पर जो है उस सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम इन्होंने दिया प्लांट सेल और एक का नाम इन्होंने दिया एनिमल सेल। ये स्वान ने बताया। ऑल बॉडी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर यूनिट, जैसे कि टिश्यू वगैरह, ये सारी कहानी भी इन्होंने बताई थी स्वान ने। स्वान ने एक बात बताई थी कि बॉडी का फॉर्मेशन सेल और उसके कंपोनेंट से होता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के अंदर कि ऑल ऑर्गेनिज्म और ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल and their components। हर ऑर्गेनिज्म सेल से और उसके कंपोनेंट से बना है। ये कहानी जो है ये सबसे पहले किसने बताई थी? ये कहानी सबसे पहले स्वान ने बताई थी। तो स्वान ने इनके बारे में काफी चीजें बताई। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की थ्योरी को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। रुडोल्फ विर्चो जिन्होंने 1955 के आसपास रुडोल्फ विर्चो जिन्होंने 1955 के आसपास बात बताई थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि स्लाइडेन और स्वान ने जो थ्योरी दी, जो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी। देखो एक और बात, स्लाइडेन ने थ्योरी कब दी थी? 1938 में, और स्वान ने जो थ्योरी दी थी वो 1939 में। लेकिन दोनों के अंदर एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी अलग अलग तरीके से दी थी, लेकिन बाद में इन दोनों थ्योरी को मिलाया गया, बाद में इन दोनों थ्योरी को ज्वाइंट किया गया और उसको एक थ्योरी माना गया, जिसको उन्होंने सिर्फ एक नाम दिया, सेल थ्योरी। क्या नाम दिया? सेल थ्योरी। ठीक है। अब रुडोल्फ विर्चो आए, इन्होंने एक बात बताई कि जितनी भी बातें स्लाइडेन और स्वान ने कही है वो सारी बातें सही है, लेकिन एक चीज स्लाइडेन और स्वान जो है वो नहीं बता पाए, और उस चीज का नाम था सेल की ओरिजिन, कि जो सेल है उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। इसके बारे में स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताया। स्लाइडेन और स्वान ने ये सारी बात बता दी कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल ये होती है, एनिमल सेल ऐसी होती है, सारी चीजें इन्होंने बताई। लेकिन जब बताया गया कि सेल की ओरिजिन जो है वो कहाँ से होती है, तो इनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इस बात को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ते हुए इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने जो है वो एक बात बताई। यहाँ पर 1938 नहीं है, यहाँ पर 1838 है। यहाँ से मैं कुछ उल्टा लिख लिया। ये जो टाइमिंग है, ये जो उनकी जो सन था वो था 1838। ठीक है। 1838 और 1839 के आसपास की बात थी। ये 1838 बाय मिस्टेकली मैंने 1938 में, 1838 और 1839 के आसपास की बात थी। तो 1855 की अगर बात करें, 1855 की बात करें, तो एक नए साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया कि स्लाइडेन और स्वान की सारी बातें सही है। एक ने कहा कि सेल के डबल लाइफ होती है, एक ने कहा कि सेल जो है वो दो तरह की होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सारी बातें सही है। लेकिन सेल की ओरिजिन कैसे होती है, हाउ सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर सेल, तो उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ओमनीज सेल्यूला ए सेल्यूला। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ओमनीज सेल्यूला ए सेल्यूला। ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को, जिसको उन्होंने सेल लीनिएज थ्योरी भी कहा, कि इस सिद्धांत का उन्होंने एक और नाम दिया था
सेल लिनिएज थ्योरी, सेल लिनिएज थ्योरी भी कहा गया। और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने ये बताया कि जो नई सेल बनती है, जितनी भी न्यू सेल बनेगी बॉडी में जितनी भी न्यू सेल बनेगी, वो न्यू सेल हमेशा एक पुरानी सेल से बनेगी, वो न्यू सेल हमेशा एक पुरानी सेल से बनेगी और उसको हम कहते हैं मदर सेल। क्या नाम देते हैं? मदर सेल। तो ये थ्योरी जो है ये बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने कि जितनी भी बॉडी में न्यू सेल बनती है, नई सेल जितनी भी बनेगी, वो सारी की सारी सेल जो है वो अपनी पुरानी सेल से बनेगी और वो पुरानी सेल जो है वो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या नाम देंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो नई सेल की ओरिजिन पुरानी सेल से होती है। ये थ्योरी किसने बताई थी? ये थ्योरी बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने। उस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? उस थ्योरी को नाम दिया गया ओमनी सेलुला ए सेलुला या सेल लिनिएज थ्योरी। ये इनको नाम दिया गया। तो यहाँ पर ये जो सेल है, जो पहले वाली सेल है, इसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका नाम है प्री एग्जिस्टिंग सेल, या इसको हम मदर सेल कहते हैं। और ये है डॉटर सेल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो डॉटर सेल है वो अपनी पुरानी सेल से बन रही है, जिसको हम कहते हैं न्यू सेल। ठीक है, सेल की थ्योरी के बारे में ये बात होगी। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए नेगेली। नेगेली और रुडोल्फ विर्चो, इन दोनों ने मिलकर के एक सेल थ्योरी दी और उस सेल थ्योरी को नाम दिया था मॉडर्न सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिलकर के जो सेल थ्योरी दी उसका नाम था मॉडर्न सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी में नेगेली और विर्चो ने बहुत सारी बातें बताई। इन्होंने कहा कि सेल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि इसको हम एक लाइन में या दो लाइन में समझा दें। सेल अपने आप में बड़ी चीज है, जिसको हम कम से कम जो है एक उसको समझाने के लिए कम से कम 10-12 जो है स्टेटमेंट होने चाहिए। सेल इज नॉट अ स्मॉल थिंग विच कैन बी अंडरस्टूड बाय 1 or 2 स्टेटमेंट। इट इज अ लार्ज थिंग। इट इज द यूनिट ऑफ बॉडी। एक ऐसी चीज जो बॉडी की यूनिट बना रही है, जो बॉडी को बना रही है, उसको हम एक या दो लाइन में नहीं समझा सकते। उसको समझाने के लिए कम से कम जो है बहुत सारे पॉइंट होने चाहिए। तो इस बात को देखते हुए दो साइंटिस्ट जो थे, एक तो रुडोल्फ विर्चो और एक नेगेली, इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मॉडर्न सेल थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बहुत सारे पॉइंट बताए। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बताया कि बॉडी की जो यूनिट, बॉडी का जो फॉर्मेशन है, बॉडी का जो कंपोजिशन है, बॉडी का जो कंपोजिशन है वो किससे होता है? सेल से होता है और उसके कंपोनेंट से होता है। ये इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि शरीर का निर्माण सेल से होता है, कोशिका से होता है और उसके कंपोनेंट से होता है। ये पहली बात जो स्लाइड एंड स्वान ने भी बताई थी, उसी चीज को उन्होंने रिपीट किया। दूसरा, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट भी ये बताया कि सेल जो है वो आगे जाकर के टिश्यू बना सकती है, टिश्यू से ऑर्गन बना सकती है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना सकती है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन। सेल हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। सेल के पास डिवीजन तो हो ही रहा है, एक सेल डिवाइड होगी तभी वो नई सेल बनाएगी, लेकिन डिविजन्स के साथ सेल में एक और फंक्शंस होता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। सेल हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, ये बात उन्होंने बताई थी अपनी थ्योरी में। तीसरा, इन्होंने बताया सेल कैन सर्वाइव विदाउट न्यूक्लियस। सेल अपने आप में एक लिविंग मैटर है। सेल अपने आप में एक लिविंग मैटर है, यानी सेल एक ऐसी चीज है कि आप उसको बॉडी से अलग करके लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में रख दो तो भी वो सर्वाइव कर लेगी। लेकिन सेल के जितने जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कंपोनेंट्स है, जो सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि सेल कैन सर्वाइव विदाउट न्यूक्लियस, सेल कैन सर्वाइव
विदाउट न्यूक्लियस and cell organelle. Cell can survive without nucleus and cell organelle, but cell organelle and nucleus never do so. सेल जो है वो अकेली भी जिंदा रह सकती है कल्चर मीडियम में, लेकिन उसके जो ऑर्गेनल्स है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, वो कभी भी अकेले सर्वाइव नहीं करते। ये बात इन्होंने बताई थी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रुडोल्फ विर्चो और नेगेली ने अपनी मॉडर्न सेल थ्योरी में बताई। नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। अगर हम सेल थ्योरी के एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन जो है वो सेल थ्योरी के अंदर अलग अलग तरीके से होता है। सेल थ्योरी के अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो अलग अलग तरीके से एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे सब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। हमने सेल की डिस्कवरी पढ़ी, हमने सेल की थ्योरी पढ़ी, लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना था कि धरती पर सारे ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बनते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेल के सारे फंक्शंस वैलिड नहीं होते। जैसे कि सबसे पहले बात आती है वायरस। वायरस is only a living it is only a inert particle जो एक्टिव होता है आपकी बॉडी के संपर्क में। वायरस भले ही लिविंग जैसा दिखता है क्योंकि उसके पास डीएनए है, उसके पास कॉपी करने की क्षमता है, कुछ वायरस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है, सारी बात सही है, लेकिन वायरस लिविंग होने के बाद भी सेल नहीं है। ये एक पार्टिकल है जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। ये सेल की थ्योरी में फिट नहीं होता। एक फंगस है जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस एकदम एक ऐसा फंगस है जो एक बॉडी की तरह दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉडी। अब यू नो वेरी वेल कि बॉडी का फॉर्मेशन तो बहुत सारी सेल से होता है, लेकिन राइजोपस दिखता बॉडी की तरह है, लेकिन जब इसको इंटरनली देखा गया तो पता चला कि ये एक अलग टाइप से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे। यानी इसकी बॉडी इस टाइप से है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, लेकिन सेल जो है एक से ज़्यादा नहीं दिख रही। यानी एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनम जिसमें दुनिया भर के न्यूक्लियस है और सेल का कोई ऑर्गेनेल जिसके पास नहीं दिखने को मिलता। यानी सेल के जो सारे जो लॉ हैं, जो सारे कैरेक्टर है, वो इसके पास नहीं है कि इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होने चाहिए जो नहीं है। सेल के अंदर न्यूक्लियस एक ही होता है जनरली सेल के न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस भी एक से ज़्यादा है। इस टाइप से जो है राइजोपस भी इसके अंदर नहीं आता। एसिडाबुलेरिया, बैक्टीरिया और मैनी ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं जो सेल थ्योरी के एक्सेप्ट हैं। तो आज के अपने लेक्चर में हमने सेल की डिस्कवरी कि लिविंग सेल क्या होती है, डेड सेल क्या होती है, उसके बाद में सेल की थ्योरी बताई कि 3 साइंटिस्ट ने सेल की थ्योरी के बारे में कुछ कहा था, और उसके बाद में फिर हमने सेल की थ्योरी के एक्सेप्शन बताए। नेक्स्ट क्लास में हम सेल की साइज, सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सेल का शेप, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे।